नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हम आ गए हैं पार्ट 4 लेकर के, और ये इसमें उसी प्रश्न को डील करेंगे जो NAIR द्वारा पिछले साल हमें एग्जाम में पूछा गया है। तो हम प्रश्न सारे वो लेकर के आए हैं दोस्तों, फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट का वो सारे प्रश्न जो AN 30% में या AN 70% में पूछा हुआ है, उस प्रश्न को हम लोग विशेष एनालिसिस करेंगे। सारे प्रश्न को देखेंगे कि उसके आगे पीछे और क्या प्रश्न बन सकते हैं और ये प्रश्न कहाँ से उठाया गया है, डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। दोस्तों मैं बताते चलूँ कि यदि आप ANJE की तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है LDCE क्रैकर। आप उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, सारे मैनुअल का चैप्टर वाइज टेस्ट और जो हम वीडियो बना रहे हैं उस सारे वीडियो का PDF वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जाकर के अभी डाउनलोड कीजिए और अपना तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए आज का पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट इज फ्रेम्ड डैश। अब्स्ट्रैक्ट जो एस्टीमेट है वो फ्रेम किया जाता है, किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को ऑब्टेन करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट को फ्रेम किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो हम थोड़ा सा इसको और डिटेल्स से जान लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट को, कि इसमें एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछ सकता है। दोस्तों जो अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट है, ये जो इसका जो कैलकुलेशन होता है, ये ऑन द पास्ट एक्सपेंडिचर होता है, बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपेंडिचर, है ना। पास्ट एक्सपेंडिचर पर ये बेसिस होता है, एक्सपेंडिचर। और दूसरा है कि इसको A4 साइज में तैयार किया जाता है। A4 साइज स्केच होता है इसका, है ना। A4 साइज में ये तैयार किया जाता है। दूसरा, इस पर आप और चीज़ देख सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है, ये होता है थंब रूल पर आधारित होता है। इसका जो कॉस्ट होता है कैलकुलेशन, कॉस्ट जो इसका कैलकुलेशन होता है दोस्तों, वो थंब रूल पर आधारित होता है, थंब रूल पर आधारित होता है। ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट से लगभग जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं वो पास्ट एक्सपेंडिचर पर आधारित होगा, कॉस्ट जो कैलकुलेशन होगा थंब रूल पर आधारित होगा, और इसका जो स्केच तैयार किया जाएगा A4 साइज में तैयार किया जाएगा। और एक प्रश्न जो पूछता है वो होता है दोस्तों डिटेल एस्टीमेट के बारे में। तो एक काम कीजिए, पहले इसका फॉर्म नंबर भी लिख लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट का। अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट का फॉर्म नंबर होता है E702। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि एस्टीमेट से एक और प्रश्न पूछता है, वो होता है डिटेल एस्टीमेट का। चलिए उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, डिटेल्ड एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट। इसका एग्जाम पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि ये किस लिए तैयार किया जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन में हमारा आंसर है टू ऑब्टेन टेक्निकल सैंक्शन फॉर द वर्क। टेक्निकल सैंक्शन के लिए ये डिटेल एस्टीमेट तैयार किया जाता है, जबकि टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द वर्क के लिए अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन में हमारा दोनों आंसर छुपा हुआ था। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के लिए, और ये है हमारा जो है वो डिटेल एस्टीमेट के लिए, D के लिए। और इसका फॉर्म नंबर भी लिख लेते हैं दोस्तों। जो डिटेल एस्टीमेट है इसका फॉर्म नंबर है E703। तो इससे इंपॉर्टेंट दो प्रश्न जो पूछते हैं दोनों हम लोगों ने डील कर लिया, एक अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट का और एक डिटेल एस्टीमेट का। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर द रेलवे एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट ऑन और आफ्टर। तो ये याद करने वाला डाटा है दोस्तों। हम लोग सभी जानते हैं कि NPS जो आया था वो 1 जनवरी 2004 को आया था। ये फेमस डाटा है, सभी को लगभग याद होगा। तो ये याद करने वाला डाटा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2004। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है द सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको हम लोग SD भी बोलते हैं, द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कह रहा है कि SD कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना % देना पड़ता है। तो ये है आंसर दोस्तों, 5% देना पड़ता है। अब देखिए कब देना पड़ेगा और यदि नहीं देंगे तो क्या होगा, इस सारा विस्तृत जानकारी हम लोग देखते हैं। एक हमारा PDF है उसमें,
क्योंकि इससे क्वेश्चन एसडी से और पीजी से बहुत पूछता है दोस्तों। तो चलिए आते हैं हम सीधा सीधे पीडीएफ पे। देखिए दोस्तों, जो एसडी लिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो 5% लिया जाता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% लिया जाता है, न कि एडवर्टाइजमेंट वैल्यू का 5% लिया जाता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, देना कब है इसको, एसडी को कब देना रहता है कॉन्ट्रैक्टर लोग को, तो पे बिफोर रिलीज ऑफ द फर्स्ट अकाउंट बिल। फर्स्ट अकाउंट बिल पेड होने से पहले ही आपको एसडी जमा करना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, ये वीवीआई पॉइंट है, ये फर्स्ट लाइन कि कब देना होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा, यदि नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, मे बी रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द बिल अमाउंट टिल द फुल एसडी इज रिकवर्ड। कह रहा है कि यदि आप एसडी जमा नहीं करते हैं तो आपका बिल से 6% काटते रहेंगे, और तब तक काटते रहेंगे जब तक आपका एसडी रिकवर नहीं हो जाता। यानी जब तक फुल हमारा एसडी यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर नहीं कर लेते हम आपसे, तब तक हम आपके बिल से 6% के हिसाब से हर एक बिल में हम काटते रहेंगे। तो ये भी डाटा हमारा एग्ज़ाम के लिए बहुत वीवीआई है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है। अब देखते हैं, ये दोनों डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, अब ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है। रिफंड ऑफ एसडी का ये तीनों पॉइंट आता है, लिखता है उसमें से इनमें से कौन सा एक गलत है। ये 3 दिया हो रहेगा, एक चुनना रहेगा दोस्तों। तो देख लेते हैं कि रिफंड ऑफ एसडी कब होता है। करा विथ और आफ्टर द फॉलोइंग रूल्स के तहत होता है। पहला, फाइनल पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी फाइनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर का हो गया हो। दूसरा है नो क्लेम ऑन कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई क्लेम ना हो। और तीसरा है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू, उनका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू हो गया है ऑन एक्सपायरी ऑफ मेंटेनेंस पीरियड। दूसरा, एक लाइन और याद कर लीजिए इसमें, नो इंटरेस्ट शैल बी, करा नो इंटरेस्ट शैल बी पेबेबल अपॉन ईएमडी एंड एसडी। यानी कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है रेलवे को, उनको ईएमडी के ऊपर या एसडी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 पॉइंट है जो वीवीआई है दोस्तों, ये वाला और ये दोनों पॉइंट। तो इसको देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ पीएल नंबर विच इज एलोटेड एज अ कोड नंबर टू रिकॉग्नाइज एवरी स्टोर आइटम अपेयरिंग इन द नोमेनक्लेचर बुक इज डैश। यानी पीएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पीएल का फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर, और इससे रिलेटेड एक बार और एग्जाम में पूछ चुका है तो ये कितने डिजिट का होता है, तो ये होता है दोस्तों 8 डिजिट का होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक तो इसका फुल फॉर्म और दूसरा ये कि पीएल कितने डिजिट का होता है। तो पीएल होता है 8 डिजिट का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑल रेवेन्यू अर्नड बाय इंडियन रेलवे इज क्रेडिट टू। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। जितना भी रेवेन्यू अर्न होता है रेलवे को, चाहे वो किसी मेथड से हो, वो जाता है हमारा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाता है, संचय निधि फंड में जाता है दोस्तों। ये सिंपल प्रश्न था, बार बार एग्जाम में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ फंड RRS के। RRS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो RRS का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो RRS के से 3 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पहला तो ये फॉर्म कब हुआ था, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि ये फॉर्म कब हुआ था। तो ये फॉर्म हुआ था दोस्तों 2017-18 में फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर ये इसका पूछता है कि इसका PH क्या है, इसका प्लान हेड कितना है। जो आज ही हम लोग आज देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर 4 है। 3 में हम लोग इसका चर्चा किए थे, पार्ट 3 में। तो फिर चर्चा कर लेते हैं। RRS का प्लान हेड है 82। तो ये 3 प्रश्न हो गया। एक तो RRS का फुल फॉर्म ये होता है। दूसरा एक कब फॉर्म हुआ था, तो 2017-18 में फॉर्म हुआ था। और इसका प्लान हेड कितना है, तो इसका प्लान हेड है 82। ये 3 प्रश्न RRS का दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और यदि इसमें देखना चाहें तो एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें जो कोस्ट जो इशू होता है, इसका कोस्ट जो इशू होता है दोस्तों, कोस्ट जो होता है वो 1 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर्स होता है। 1 लाख
करोड़ फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होता है दोस्तों। ये कितना 1 लाख करोड़ दिया जाता है। और वर्क कौन सा इसमें इंक्लूड है, तो वर्क है इसमें क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्ड, इसमें वर्क इंक्लूड है। कौन सा काम होता है इसमें, क्रिटिकल रिलेटेड काम होता है इसमें दोस्तों, क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क, क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क इसमें काम होता है। तो 3-4 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए। इसमें मेन VVI यही तीनों है कि फॉर्म कब हुआ था, PH क्या है इसका, फुल फॉर्म कब है। कॉस्ट की बात करें तो 1 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर्स इशू होता है, और काम जो इसमें होता है वो क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क होता है। तो RRSK से लगभग इतना ही प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है डिमांड नंबर डैश ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट्स इन वर्क्स बजट परटेशन टू एक्सेस इक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों ये जो डिमांड नंबर है, जो एसेट इक्विजिशन के लिए जो होता है वो होता है 16 नंबर। तो हम लोग डिस्कस कर लें इस पे डिमांड पे कि जो टोटल डिमांड की संख्या है, टोटल जो नंबर है इसका दोस्तों वो है 16 नंबर। टोटल 16 डिमांड होते हैं, और जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछता है वो डिमांड है 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर और 16 नंबर। यही 4 ज़्यादा एग्जाम में पूछता है दोस्तों। AN 30% और AN 70% के लिए सिर्फ ये 4 डाटा आप याद कर लीजिए, बस आपका डिमांड कवर हो जाएगा दोस्तों। तो 4 में क्या है देखते हैं। 4 में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ POA वर्क। क्या है इसमें, रिपेयर, लिख देता हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ POA वर्क, मेंटेनेंस ऑफ POA वर्क, ये इसके लिए होता है। 7 नंबर किसके लिए है, 7 नंबर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। और 11 नंबर किसके लिए है, स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज़ के लिए है। 11 नंबर है स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज़ के लिए। और 16 नंबर अभी देख लीजिए दोस्तों, लैंड एक्विजिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एसेट एक्विजिशन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका लैंड एक्विजिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट है डिमांड का जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। पहले तो हम याद करेंगे कि टोटल डिमांड की संख्या 16 है, जिसमें 4 ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के केस में पूछता है, 4, 7, 11 और 16। अभी तक जितना हमने प्रश्न देखा दोस्तों 70% का, 30% का, यही 4 जगह से प्रश्न आए हैं। 1-2 कभी कदाल इधर उधर आ गया होगा तो हम उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम 90% आपको यहीं से मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग टेंडर। कह रहा है इनमें से कौन सा मेथड ऑब्टेनिंग टेंडर का नहीं है, टेंडर ऑब्टेन करने का नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। ओपन टेंडर एक प्रकार का टेंडर है, सही है। लिमिटेड टेंडर ये भी एक प्रकार का टेंडर है, सही है। कोटेशन सिस्टम ये टेंडर सिस्टम नहीं है दोस्तों, यही गलत है। सिंगल टेंडर सिस्टम ये भी एक टेंडर है। ये 3 तो हमारे प्रमुख टेंडर ही हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये हमारा इंपॉर्टेंट टेंडर का टाइप है दोस्तों। कोटेशन जो है वो टेंडर का टाइप नहीं है। कोटेशन तो इमरजेंसी के केस में, स्टोर में, वर्कशॉप में कोटेशन मंगाया जाता है सामान के लिए, छोटे छोटे सामान के लिए कोटेशन मंगा करके सामान मंगाते हैं। तो ये टेंडर के लिए नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। कौन सा नहीं पूछ रहा था, इनमें से कौन सा नहीं है टेंडर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है द स्टोर कॉन्ट्रैक्ट in which the contractor agreed to supply the specified material at the fixed unit rate irrespective of quantity within the specified period of time is called। ये डिफिनेशन है दोस्तों, रेट कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन है। ये एक प्रकार का कि फिक्स्ड यूनिट रेट की बात कर रहा है, और फिक्स यूनिट रेट होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट में, फिक्स यूनिट रेट होता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स यूनिट रेट नहीं होती, और क्वांटिटी फिक्स्ड क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में रेट फिक्स नहीं रहता, क्वांटिटी फिक्स होती है इसमें। तो तीनों अलग अलग प्रकार की डिफिनेशन है।
एक हो गया इसमें कि रेट फिक्स होता है इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट में, और ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है रेट फिक्स नहीं होती, रेट फिक्स नहीं होता इसमें, FIXED फिक्स नहीं होता है इसमें। और इसमें होता है जो क्वांटिटी फिक्स होती है, इसमें क्वांटिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है इसमें। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। पर यहाँ डिफिनेशन पूछा था, इस डिफिनेशन पर हो जाएगा हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच द एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉलिंग एंड फाइनलाइज ऑफ टेंडर ऑफ इंडियन रेलवे आर डील्ड इज नेम एज। कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्लेटफार्म, ऑनलाइन प्लेटफार्म जिससे हम लोग टेंडर का फाइनलाइज करते हैं, कॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों वो है IREPS। IREPS का एक बार फुल फॉर्म भी पूछ चुका है दोस्तों। IREPS लॉन्च हुआ था 1/4/2016 को लॉन्च हुआ था दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट। लिख देता हूँ आपको, INDIAN इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट। फिर एक है IRPSM, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। IRPSM आया था 2012 में, ये आया था 2012 में, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन मैनेजमेंट। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन मैनेजमेंट। और एक है जिसपे पिछले पार्ट में हम डिस्कस भी किए थे, इंडियन रेलवे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कॉन्ट्रैक्टर लोगों का पेमेंट वगैरह दिया जाता है दोस्तों, इससे उनका पूरा अटेंडेंस वगैरह सब इसी में ऑनलाइन ट्रीट किया जाता है, सब कुछ यहाँ होता है। उनका टेंडर निकालते हैं हम लोग यहाँ से, पर उनका पूरा वर्क जो होता है यहाँ से होता है। जैसे हम लोग का पूरा वर्क HRMS के थ्रू होता है, वैसे उन लोग का वर्क यहाँ से WCMS से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROR यूज्ड इन एस्टिमेट सैंक्शन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। तो ROR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न। ये पार्ट 3 वाले वीडियो में भी हम इस पर डिस्कस किए थे। रेट ऑफ रिटर्न इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका एक और क्वेश्चन पूछता है जो हम इस वीडियो में ले लिए हैं उसको, ROR से, रेट ऑफ रिटर्न से। कैसा प्रश्न होता है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए यही प्रश्न है ROR से, जो बदल बदल के एग्जाम में पूछते रहता है। क्या पूछा है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल विएबिलिटी ऑफ एनी प्रपोज्ड रेलवे प्रोजेक्ट इज। तो इसका आंसर होता है रेट ऑफ रिटर्न। इसका भी आंसर वही होता है, रेट ऑफ रिटर्न। और अभी पूछा था हमसे फुल फॉर्म इसका ROR का। तो ये 2 प्रश्न ROR से आते हैं अक्सर, तो इसको हमें याद कर लेनी चाहिए कि ROR का फुल फॉर्म रेट ऑफ रिटर्न है और इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है द मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साइंड बाय इंजीनियर्स शुड मेंशन दैट। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी प्रश्न है। कह रहा है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कब साइन करेंगे, ये प्रश्न सिंपल सादा ये है। कह रहा द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड मेंटेन टू हिज सेटिस्फेक्शन। तो यह सी बात सही है, जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा और मेंटेन वो हमारे सेटिस्फैक्ट्री के अनुसार कर रहे हैं तो ओके है। ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन हैज़ बीन फुलफिल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ये भी सही है। देयर इज नो ड्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर टू रेलवे अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट कंसर्न, कोई भी ड्यू उनका नहीं है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा इंजीनियर की तरफ से यदि ये सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, कह रहा द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ऑफ द सक्सेसफुल टेंडर गेट्स कन्वर्टेड इनटू। उनका जो अर्नेस्ट मनी है बाद में चल करके वो SD में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अर्नेस्ट मनी जिसको हम लोग EMD भी बोलते हैं, EMD कितना लगता है पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। EMD जो होता है
एडवर्टाइजमेंट वैल्यू पे लगता है ये EMD। और यदि वर्क का कॉस्ट एस्टिमेट अप टू 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2% ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैल्यू। एडवर्टाइजमेंट वैल्यू का 2% लगता है। लेकिन यदि मोर देन जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो मोर देन 1 करोड़ है, मोर देन 1 करोड़ है, तो ये लगेगा 2 लाख प्लस 0.5% ऑफ जो एक्स्ट्रा एस्टिमेट कॉस्ट है उसका, एक्स्ट्रा एस्टिमेट कॉस्ट जो आया उसका लगेगा ये। लेकिन यदि इसकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर आ जाती है, बियॉन्ड पार कर जाता है 1 करोड़, बियॉन्ड 1 करोड़ आ जाता है, तो फिर इसका वैल्यू दिया है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट टू हो जाएगा 1 करोड़। फिर आपको 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं लेना है। जो EMD की वैल्यू होगा वो मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 1 करोड़ रखा गया है। तो ये दोनों डाटा थोड़ा सा याद करने लायक है। अब ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एक परफॉर्मेंस गारंटी शब्द को प्रयोग किया गया है। SD के बारे में हम लोग अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस कर लिए हैं। तो PG जो है वो दोस्तों 5% लिया जाता है, परफॉर्मेंस गारंटी 5% लिया जाता है। पर इससे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है, परफॉर्मेंस गारंटी से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है वो आता है कि कब लिया जाता है, PG कब लेते हैं। तो PG जो लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेते हैं दोस्तों। कब लेते हैं? बिफोर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बिफोर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बिफोर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के समय लेते हैं इसको। तो ये इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर आता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट डज नॉट कम अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF के अंडर में कौन सा नहीं आता है इनमें से, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पढ़ के देखते हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। कह रहा है प्रोटेक्ट द सेफ गार्ड रेलवे पैसेंजर, क्या इनकी ड्यूटी है? यस, बिल्कुल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू रिमूव एनी ऑब्स्ट्रैक्शन इन द मूवमेंट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी और पैसेंजर, यस ये भी इनकी ड्यूटी है। कोई भी ऑब्स्ट्रैक्शन यदि आ जाए तो इनको रिमूव करना इनका काम है। प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना इनकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर इन सिविल एरिया, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी RPF की नहीं है, वो GRP की हो सकती है या सिविल पुलिस की होगी। RPF की ये ड्यूटी नहीं है का लॉ एंड ऑर्डर इन सिविल एरिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था और पूछा हुआ है हमारे एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द मून इज ए वेलोसिटी टू गेट रीड ऑफ द, एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसको अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से बाहर देना होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब एग्जाम में 1-2 बार पूछा हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी का वो क्या होता है, वैल्यू कितना होता है पृथ्वी पर से, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों। इसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पृथ्वी पर इसका एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है। वही यदि चंद्रमा की बात करें तो मून पर जो इसकी वैल्यू है, एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और देखें एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, V बराबर फार्मूला होगा दोस्तों रूट अंडर 2gm/r, जहाँ जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है और r रेडियस है। अगला प्रश्न है हमारा, फैदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फैदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये ओशियन का डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा GK टाइप का प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, हम वही प्रश्न लेकर के आ रहे हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसमें GK भी इंक्लूड हो सकता है, इंपॉर्टेंट GK जो एग्जाम में आया हुआ है। कर व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस, कर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखते हैं। कह रहा इट वाज फॉर्मली नोन एज ट्रेन नंबर 18, यस जब पहली बार ये आया था इसका नाम 18 रखा गया था जब वहाँ। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन, यस ये भी सही है। इट इज़ मेड फॉर लो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, यस ये भी सही है। एंड आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ
दीज। हालांकि इसमें एक स्पीड वाला नहीं दिया हो दोस्तों, इसका स्पीड भी सारे ट्रेनों से सबसे ज़्यादा है, तो स्पीड के हिसाब से भी यदि ऑप्शन में रहता तो करेक्ट होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि AN का वीकली टेस्ट चालू हो गया है। AN का वीकली टेस्ट चल रहा है अभी कंटिन्यू। AN का वीकली टेस्ट जो हर एक शनिवार के शनिवार होता है और ये शाम के 5 बजे से शुरू हो जाता है। आपको जब टाइम मिले आप अटेंड हो सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 12 बजे रात तक अटेंड होइएगा। जैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा, सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट, डिटेल, सॉल्यूशन, रैंक सब कुछ आपको एप्लीकेशन में दिखा देगा। इस बार जो टेस्ट होगा यानी 10 जनवरी को जो टेस्ट होने वाला है ये होगा ब्रिज के ऊपर होगा दोस्तों। और ब्रिज से चैप्टर जो इस बार लेंगे वो चैप्टर रहेगा 2 और 3 का टेस्ट होने वाला है। तो 2 और 3 का चैप्टर अच्छे से आप पढ़ के आइए और एग्ज़ाम दीजिए और देखिए कि हमारा रैंक कितना आ रहा है। जो रैंक है वो नेक्स्ट डे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना पब्लिश कर देते हैं, ताकि ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंक कितना चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो दिख जाएगा आपको उसमें। तो इससे आपका तैयारी करने का जुनून थोड़ा बढ़ेगा आपको कि हमें और कितना स्पीड से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे LDC क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अन्यथा आपको पता नहीं चल पाएगा कि नया वीडियो आ गई है और आपकी तैयारी करने में दिक्कत हो सकती है। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि नई वीडियो आ गई है, ताकि आपको पता चलते रहेगा कि नई वीडियो कब कब आ रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।